हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस। जानते हैं कि क्या होता है उपयोगिता विश्लेषण। सामान्यतः किसी भी वस्तु या सेवा का उपयोग करना, उसको यूज़ में लेना और यूज़ करने के बाद उससे कितनी सेटिस्फेक्शन हमें मिला है, यह कहलाती है उस वस्तु की उपयोगिता या यूटिलिटी। क्योंकि हम इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में इसे कहा जाएगा कि किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्टि करने की जो शक्ति या क्षमता होती है, उससे कहा जाता है उपयोगिता। अब हम यूटिलिटी का जो संबंध होता है वो किसी भी वस्तु की लाभदायकता या हानिकारकता से नहीं होता है, बस मात्र इससे होता है कि उस वस्तु के उपयोग से कस्टमर्स को कितनी संतुष्टि मिली है। अब यहाँ पर कई ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने यूटिलिटी को बताया कि क्या होती है ये। तो हमारे एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर एस ई थॉमस। उन्होंने कहा कि यदि कोई वस्तु मनुष्य की किसी भी शारीरिक या मानसिक आवश्यकता को संतुष्ट करती है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से वह वस्तु या सेवा उपयोगी है, चाहे उपभोक्ता पर उस वस्तु के उपभोग का बुरा प्रभाव हो, चाहे उसके उपभोग से समाज का अहित हो। तो उन्होंने कुछ इस तरह से उपयोगिता को डिफाइन किया। अब हम कह सकते हैं, क्योंकि उपयोगिता एक हम ये कह सकते हैं कि उपयोगिता होती है वो एक अनुमानित जो है सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि हमारी अनुमानित सेटिस्फेक्शन हमारी उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो उपयोगिता जो होती है वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो ये तो मैंने बताया कि आपको यूटिलिटी क्या होती है। अब यहाँ पर जानते हैं कि उपयोगिता की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन को देखा कि उपयोगिता क्या होती है, उसी के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि उपयोगिता जो होती है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अब मनोवैज्ञानिक धारणा इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि केवल इसको हम फील कर सकते हैं और उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, इसलिए इसे कहा गया है कि यह मनोवैज्ञानिक धारणा है। फिर हम कह सकते हैं कि उपयोगिता जो है रिलेवेंट होती है, सापेक्ष होती है। अब इसमें सापेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि उपयोगिता जो होती है वह समय, स्थान और व्यक्ति के साथ जो है बदलती रहती है। जैसे कि हमें कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति चाय या कॉफ़ी पीता है ना, तो चाय पीने वाले व्यक्ति के लिए जो चाय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और चाय उसको ना मिले तो शायद हेडेक हो जाए या फिर और कोई प्रॉब्लम उससे हो सकती है। तो उपयोगिता जो होती है सापेक्ष होती है और बदलती रहती है। जैसे कि सर्दी के सीज़न में, विंटर्स के सीज़न में हम जो होते हैं ऊनी कपड़े पहनते हैं, उनकी उपयोगिता उस समय होती है। और अगर हम समर्स की सीज़न की बात की जाए तो समर्स के सीज़न में पंखे और कूलर की उपयोगिता होती है ना। तो ये समय, स्थान और व्यक्ति के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो यूटिलिटी होती है वो वस्तुगत न होकर भावनात्मक होती है ना। तो किसी भी वस्तु में स्वयं की कोई उपयोगिता नहीं होती है और मनुष्य की आवश्यकता ही उसको उपयोगी बनाती है। जैसे कि जब हम भूखे होते हैं तो रोटी की उपयोगिता है, पर जब हमारा पेट भरा होता है तो रोटी की कोई उपयोगिता नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि जो यूटिलिटी होती है वो मेजरेबल होती है, मापनीय बताया गया है यूटिलिटी को, क्योंकि किसी भी वस्तु से प्राप्त जो यूटिलिटी होती है उसे मापा जा सकता है, उसको मेज़र किया जा सकता है। जैसे कि उसका माप जो होगा वो मुद्रा रूपी मापदंड में उसको मापा जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मनी स्पेंड करेगा उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो
उपयोगिता जो है मेजरेबल होती है। फिर उपयोगिता जो है वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है। अब वस्तुतः उपयोगिता का हम केवल अनुभव करते हैं, है ना। अनुभव या भाव और अनुभव और भाव जो होते हैं केवल एक व्यक्ति में ही होते हैं, और वह उस वस्तु में निहित नहीं होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति उसका अनुभव करता है। तो किसी भी वस्तु से व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिलेगी, यह उस व्यक्ति की उस वस्तु के लिए जो इच्छा की तीव्रता होती है, या उसकी इंटरेस्ट होता है, या फिर उसकी हैबिट होती है, उसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। अब उपयोगिता से आशय जो होता है किसी वस्तु द्वारा किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्ट करने की क्षमता से है। यदि वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है तो उस वस्तु की डिमांड अधिक होगी, और संभवतः उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए आपको प्रेरित करती है। फिर उपयोगिता जो होती है वो किसी त्याग के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। हाँ, बिल्कुल सही है कि उपयोगिता कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो हमारे पास जो मनी होती है उसका त्याग करते हैं, और उस त्याग के बदले हमें संतुष्टि मिलती है, तो बिना त्याग के नहीं खरीदी जा सकती है। फिर उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, ना कि उत्पादक वस्तुओं से। अब मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को वस्तु का उपभोग करना पड़ता है, और यही वस्तु का उपयोग है। अतः उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है। तो ये तो कुछ मैंने आपको बताया कि क्या क्या उपयोगिता की विशेषताएं हो सकती है। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं कि क्या उपयोगिता को मेज़र किया जा सकता है, इसको मापा जा सकता है। तो हमने ये कहा इस वाले जब हम इसकी विशेषता की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हाँ, उपयोगिता जो है मेजरेबल है, मापनीय है ना, हमने ये कहा था। और इसे हम जो है जितना त्याग करते हैं और त्याग के बदले जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उससे हम इसको माप सकते हैं। तो हमारे कई ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगिता को ये कहा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन कई ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। पर हम ये बात कर रहे हैं कि मेज़रमेंट की, तो कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। और उपयोगिता के मापने का मापदंड जो है उनकी दो अप्रोच बताई है। उनकी दो अप्रोच थी, एक कार्डिनल अप्रोच थी और एक ऑर्डिनल अप्रोच थी। गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण, ये दो दृष्टिकोण हमें बताए गए हैं। तो जानते हैं गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे गणनावाचक दृष्टिकोण कहा जाता है। तो उपयोगिता की माप के लिए इस दृष्टिकोण के जो समर्थक थे वो हमारे थे प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर पिगू। उनका कहना था या उनका ये मत था कि किसी भी सर्विस या गुड से प्राप्त जो हमें यूटिलिटी होती है उसको मोटे तौर पे मापा जा सकता है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो उसका जो पेमेंट करता है वो मनी के रूप में करता है, और इसी प्रकार उस वस्तु से प्राप्त जो यूटिलिटी होती है या हमें कहें कि इस प्रकार उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से अधिक मुद्रा का भुगतान भी नहीं करता है। अतः कीमत वस्तु की उपयोगिता की माप कहलाती है, मतलब प्राइस जो है उपयोगिता का माप कहलाता है। जैसे मैं कहूँ, एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मैंने पेन ख़रीदा जिसकी प्राइस जो है 30 रुपीज़ के बराबर है। तो इसकी उपयोगिता मुझे 25 रुपीज़ के बराबर होगी। इसी प्रकार मार्शल के अनुसार अगर किसी वस्तु की उपयोगिता को गणनावाचक
क्रम के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे हम 1 2 3 आदि के नाम से, इन संख्याओं के नाम से या आदि इन माध्यम के माध्यम से हम जो है इसको गणना कर सकते हैं कि हम पहला नंबर किसको दें, दूसरा किसको दें और तीसरा किसको दें। और इस वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को हम जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, या मतलब कि इनका क्रम ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं। तो इसे कहा जाएगा हमारा कॉर्डिनल अप्रोच। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। तो हम जब यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो उपयोगिता के माप के जो हम प्रथम दृष्टिकोण में कुछ कमियां रह गई थी, तो इन कमियों को पूरा करने के लिए हमारे कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री थे, जैसे कि पेरेटो थे, एलन थे, हिक्स थे, न्यूमैन थे और सैमुअल्सन थे। इन्होंने उपयोगिता का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसे कि नाम दिया क्रमवाचक दृष्टिकोण। उनके अनुसार उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती है और उपयोगिता को कोई संख्यात्मक रूप भी नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इसके कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे उनके पॉइंट थे कि उपयोगिता के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण के पहलुओं का अध्ययन के बिना हम इसका जो है स्टडी नहीं कर सकते। इनके ये दो पहलू होना बहुत ज़रूरी थे। फिर उन्होंने कहा कि उपयोगिता तो मानव के माइंड की एक जो है अनुभूति मात्र है केवल, और उपयोगिता का क्रम जो है निरंतर बदलता रहता है, और उपयोगिता वस्तु और सेवा इसे विभिन्न दशाओं और समय में विभिन्न दशा और समय में अलग अलग होती है। ऐसे परिवर्तनशील तत्व को हम कभी भी मेज़र नहीं कर सकते, उनका ये कहना था। और उनका कहना था कि किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को मापने के लिए कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि हमारे मार्शल अर्थशास्त्री हमारे मार्शल थे, उन्होंने कहा था कि उपयोगिता को मापने का एक पैमाना मुद्रा रूपी पैमाने का सहारा लिया था, लेकिन यह पैमाना निश्चित एवं स्थिर नहीं है। तो कुछ ऐसे उन्होंने क्रमवाचक दृष्टिकोण में ये सारी चीज़ें बताई और ये बताया कि ये जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स थे, उनके विचार में उपयोगिता केवल उपयोगिता को केवल हमें एक प्राथमिक क्रम ही दिया जा सकता है। अर्थात केवल ये कहा जा सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि पेंसिल की तुलना अगर पेन से की जाए तो पेन की उपयोगिता पेंसिल की तुलना में कहीं ज़्यादा है, परंतु ये हमेशा के लिए नहीं है कि पेन की उपयोगिता हमेशा ज़्यादा रहे और पेंसिल की उपयोगिता हमेशा कम रहे, है ना। ये ज़रूर कह सकते हैं कि पेंसिल की तुलना में पेन अधिक उपयोगी है। फिर उपयोगिता को स्पष्ट करने के लिए आगे जब हम पढ़ेंगे तो तटस्थता वक्र विश्लेषण है, इसका भी यूज़ किया गया और इसमें भी क्रमवाचक जो दृष्टिकोण है उसी का सहारा लिया गया, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि उपयोगिता के टाइप क्या क्या हैं। तो देखा जाए तो उपयोगिता को दो भागों में बांटा गया है। वो है, पहला भाग है इसका टोटल यूटिलिटी और दूसरा भाग है इसका मार्जिनल यूटिलिटी। तो जानते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। सबसे पहला हम जानते हैं कि टोटल यूटिलिटी के बारे में। तो टोटल यूटिलिटी जो है कि किसी भी गुड्स या सर्विस के निश्चित मात्रा के उपयोग से जो हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है उसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के यूज़ करने से उसकी प्रत्येक इकाई से प्राप्त जो उपयोगिता का हम टोटल करेंगे, उसका योग करेंगे, वो कहलाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। ठीक है। अब दूसरा आता है सीमांत यूटिलिटी, जिसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसे कह सकते हैं कि एक वह समय होता है जब हमारा उपभोक्ता किसी वस्तु को उपयोग करते करते थक गया हो, है ना। वो एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर वो थक जाता है, तो ये कहलाती है हमारी सीमांत उपयोगिता। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में जानते हैं क्या होता है। सीमांत उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से
टोटल यूटिलिटी में जो वृद्धि होती है वह कहलाती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से टोटल यूटिलिटी में होने वाली जो वृद्धि होती है वह कहलाती है हमारी सीमांत उपयोगिता। तो ये तो मैंने बताया आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अब अगर हम ये कहें कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को एक टेबल में दर्शाया जाए तो शायद मेरे हिसाब से हम ये कहेंगे कि हम किसी भी हमें ये कह सकते हैं कि हम एक बनाना ले रहे हैं और बनाना की हम 8 यूनिट ले रहे हैं, तो 8 यूनिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेंगे और इससे टोटल यूटिलिटी जो प्राप्त होगी वो हम कैसे लेंगे। जैसे पहली जो हम यूटिलिटी लेते हैं बनाना की, वो उससे प्राप्त उपयोगिता जो होगी वो 12 होगी, दूसरे में 10 होगी, थर्ड में 9 होगी, फिर 7 होगी, फिर 5 होगी, 6 में 0 होगी, फिर 7 में ये यूटिलिटी माइनस में होती जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी से ऐड होती जाएगी। जैसे 12 मैंने बताया तो 12 पहले 12 होगी, दूसरे में मैंने बताया था 10, तो 12 और 10 22, फिर 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 7 38, 38 प्लस 5 43, 43 प्लस यहाँ पर 0, फिर 43, फिर माइनस में आ जाएगी, फिर 43 माइनस 4 39, 39 माइनस 7 32, है ना। तो हम ये कहेंगे कि जो टोटल यूटिलिटी है वो किसी भी बनाना के 5 यूजेस पर जो है बढ़ती है, घटती दर से बढ़ती है, फिर वो अधिकतम होती है, फिर वो बढ़ती दर से घटती है। अब ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक बार तो कौन सी होती है, 5 यूनिट तक तो वो पॉजिटिव होती है, फिर वो 0 हो जाती है और फिर वो नेगेटिव हो जाती है, हम ये भी कह सकते हैं ना। तो ये तो मैंने बताया आपको कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि इसकी टेबल किस तरह से बनती है, इसका डायग्राम किस तरह से बनता है, और इसकी क्या क्या अजम्पशंस होते हैं और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, ये हम देखेंगे, और किस आधार पर हमारे यूटिलिटी की जो है आलोचनाएं की गई है, ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।